गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेस में हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। काफ़ी कहानी हम पढ़ चुके हैं, अब उसका 5वां अंक आज प्रारंभ होगा। बच्चों, जो कहानी हमने आज तक पढ़ी है उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आप सुन लीजिए। मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो बहुत अभावों से ग्रस्त एक उपन्यासकार थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से मध्यम वर्गीय परिवारों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उन्होंने अपने जीवन के कष्टों को देखते हुए अपनी रचनाओं में भी निम्न वर्ग, किसान, मजदूर और स्त्री जाति का उल्लेख सबसे ज़्यादा किया। वहीं यहाँ पर उन्होंने दो बैलों की कथा के माध्यम से ये कहानी स्पष्ट की कि जिस प्रकार दो बैल अपनी मित्रता से अपने संपूर्ण जीवन को बड़े आनंद के साथ कष्टों को झेलते हुए व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन के प्रत्येक कष्ट को झेलते हुए और अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से हमें घबराना नहीं चाहिए और विद्रोह की आग में जलते हुए हमें आज़ादी को प्राप्त कर ही लेना चाहिए। देखो, दो बैल जो हैं जब पहली बार झूरी के घर से गया के घर जाते हैं और गया के घर से भागते हैं, उसी प्रकार जब गया दोबारा ले जाता है और गया दोबारा इनको सूखी घास खाने को देता है, दिन भर खेतों में काम कराता है, वही गया रात को इनको खाने के लिए जब सूखी घास देता है तो ये किस प्रकार से दुखी होते हैं। वहीं एक छोटी सी बच्ची जो भैरों की बच्ची है, दो घी लगी हुई रोटियां इनके लिए लेकर आती है और उन रोटियों को चुपके से इन्हें खिलाकर भाग जाती है। उसी प्रेम को देखते हुए ये किस प्रकार भाव विभल होते हैं। दोनों बैल ऐसी कहानी को और ऐसे कष्टों को देखते हुए जब उस बालिका के बारे में सोचते हैं तो इन्हें उस बालिका में भी अपना ही तकलीफ़, अपने ही कष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि उस बालिका की भी सौतेली माँ है जो उसे बहुत परेशान करती है। इन्हें लगता है कि वो सौतेली माँ जिस प्रकार उन्हें परेशान करती है, ठीक उसी प्रकार उनका नया मालिक गया भी उन्हें कष्ट दे रहा है। हीरा और मोती इसी प्रकार से कष्ट को सहन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए एक दिन जब पूरी तरह से निराश हो जाते हैं तो वो भागने का निश्चय कर ही लेते हैं और आखिरकार एक रात्रि में उस छोटी सी बालिका द्वारा उनकी सहायता की जाती है और उन दोनों बैलों की रस्सी खोलकर वो बालिका चिल्लाने लगती है और उन बैलों को अपने घर से भगा देती है। इस प्रकार से हमने कहानी पढ़ी थी कि बैल गया के घर से भाग जाते हैं और फिर किस प्रकार से मटर के खेत में मटर खाते हुए वो पकड़ लिए जाते हैं और कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। ये भी बताया गया था आपको कि कांजी हाउस वो स्थान होता है जिस स्थान पर लावारिस घूमने वाले जो जानवर हैं उनको पकड़कर बंद कर दिया जाता है और उन्हें खाने के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता है। लगभग 2-4 दिन तक तो केवल उनको भोजन कुछ नहीं मिलता, केवल पीने के लिए एक समय पानी दिया जाता है। जब उन्हें लगता है कि इस जानवर में अब प्राण निकल ही जाएंगे तब कुछ खाने को दिया जाता है। इस प्रकार से कांजी हाउस के अंदर उन्होंने बहुत सारे जानवरों को बंद देखा, करीबन 10-12 जानवर, जिनमें भेड़, बकरियां, भैंस, गाय और गधा, घोड़ी, इस तरह के जानवरों को उन्होंने बंद देखा तो देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जीवन में जानवरों के साथ कितनी निर्दयता बढ़ती जाती है। अब कांजी हाउस से वो अपने आप को निकालने से पहले वो सोचते हैं कि हम इन मरे हुए, जिनमें प्राण लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि उन लोगों को खाने के लिए घास नहीं मिलती थी, वो जानवर जो थे वो इतने दुखी थे, इतने क्षीणकाय हो गए थे कि उनके शरीर में बस जान इतनी ही थी कि सांस आ रही थी और जा रही थी। ऐसे जानवरों को बचाने का बीड़ा हीरा और मोती ने उठा लिया और किस प्रकार से उन्होंने दीवार को तोड़कर रातों रात 12 जानवरों को वहाँ से निकाल दिया। इस प्रकार से उन्होंने कांजी हाउस से जानवरों को मुक्ति दिलाकर एक संतोष की सांस ली और ये निश्चित किया
कि जीवन में यदि आनंद पाना है तो दूसरों के दुखों को देखकर उससे पसीजना और उस दुख को अपना दुख मानते हुए इस प्रकार से जीवन का आनंद लेना कि फिर हमें ये महसूस ना हो कि ये मेरा जीवन है या किसी और का जीवन है। जीवन में कष्ट आते हैं जाते हैं, लेकिन कष्ट के चलते जीवन कभी समाप्त नहीं होता। जो कष्टों को सहन करते हुए टूट जाते हैं वो निराश हो जाते हैं, और जो कष्टों को सहन करते हुए विद्रोह की आवाज़ उठाते हैं इन बैलों की भांति, वही सही मायनों में जीवन जीते हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमारे देश की तत्कालीन समाज की आज़ादी की विसंगति को भी प्रकट किया है। वे बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के नौजवानों ने विद्रोह की अग्नि फूंक दी थी, ठीक उसी प्रकार इन बैलों में भी विद्रोह की आग थी, क्योंकि ये प्रेम से तो सूखी रोटी और सूखी घास भी खा सकते हैं, लेकिन अनादर के रूप में दी गई सूखी घास इनको स्वीकार नहीं थी। तो बच्चों, आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। जो 5वां अंक है, आपकी पुस्तक में 5वां नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो 5वें अंक से पहले ये ध्यान रखना है कि उन्होंने जानवरों को भगा दिया है, लेकिन वो दोनों जानवर जो हैं मोटी मोटी रस्सियों से बंधे हुए, यानी हीरा और मोती मोटी मोटी रस्सियों से बंधे हुए हैं। बाकी जानवर उन्होंने भगा दिए हैं। इसलिए बहुत संतोषी प्रवृत्ति के साथ उन्हें आज ये अनुभव हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जीवन में चाहे कभी उन्हें आज़ादी मिले या ना मिले, लेकिन ये खुशी बहुत बड़ी खुशी है कि उन्हें अब जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जानवरों की जान बचाने की खुशी लिए हुए वो अपने जीवन को गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण, अब बच्चों तृण का मतलब होता है तिनका, तृण का मतलब होता है तिनका। तो सप्ताह भर बीत गया, लेकिन उन दोनों बैलों को एक तिनका भी भोजन के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यानी दिन में एक बार पानी मिलता था, खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल यानी कमज़ोर, जिसके शरीर में ताकत ना रहे। दोनों बैल इतने दुर्बल यानी कमज़ोर, बल रहित, बल रहित। दोनों बैल इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ का मतलब है हड्डियाँ। ठठरियाँ निकल आई थी, तो ठठरियाँ का मतलब है हड्डियाँ। बच्चों, यदि आपको ध्यान हो कि कुछ लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि उनकी हड्डियाँ पसलियाँ गिनी जा सकती हैं, तो यहाँ ठठरियाँ जानवरों की निकलने का मतलब है कि उनकी हड्डियाँ निकल आई थी, क्योंकि उन बेचारों को खाने के रूप में तिनका भी प्राप्त नहीं होता था, तो उनकी ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी यानी जैसे ढिंडोरा पिटता है तो एक घोषणा की जो आवाज़ होती है वो डुगडुगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? अब बच्चों, जिनको खाने के रूप में तिनका भी ना मिला हो, ऐसे बैल तो कमज़ोर होंगे ही होंगे। एक सप्ताह तक उन्हें खाने में कुछ नहीं मिला था।
केवल दिन में एक बार वे पानी पीते थे। तो उनको जो भी देखने आया, एक तरह से बच्चों ये क्या थी, ये एक नीलामी थी। कांजी हाउस के अंदर जो जानवर लावारिस होते थे उनको बंद कर दिया जाता था और उनकी अड़ियल बुद्धि को सुधारने की दृष्टि से उन्हें कुछ दिनों तक चारे के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता था। ऐसा ही हीरा और मोती के साथ भी हुआ था। तो हीरा और मोती जो थे वो कृशकाय यानी बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब ऐसे कमज़ोर शरीर वाले बैलों को कौन अपनी खेती के लिए पसंद करेगा। तो यहाँ कुछ तो खेती की दृष्टि से आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो जानवरों की खाल से जूतियाँ बनाते हैं या कुछ अन्य सामान बनाते हैं, चमड़े का उपयोग करते हैं, जो जानवरों की खाल होती है उसका उपयोग करते हैं। अब ये निश्चित है कि इतने कृशकाय दुर्बल जो बैल हैं उनका उपयोग खेत में तो होगा नहीं, इसीलिए उनका उपयोग कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उनकी चमड़ी का किया जाएगा। तो सहसा ही एक डड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे कि वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत का मतलब है डरे हुए, भीत का मतलब है डरे हुए। दोनों ने एक दूसरे को डरे हुए नेत्रों से देखा और अपने अपने सिर झुका लिए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक, नाहक यानी बेकार, कि हम गया के घर से नाहक ही भागे। नाहक का मतलब है बेकार, कि हमने सही नहीं किया, हम बेकार ही उसके घर से भागे, कि हम नाहक ही गया के घर से भागे। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो आज हम साथ साथ जीने और मरने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी रूप में काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डड़ियल के साथ चल दिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे। दोनों उस डड़ियल व्यक्ति के साथ में चल दिए और उनको ये बात स्पष्ट हो गई थी कि निश्चित ही ये आदमी उन पर छुरी चलाकर उनकी हत्या करके उनकी बोटी बोटी निकाल कर और उनके चमड़े से कुछ वस्तुएं बनाकर बाजार में बेच देगा। और निश्चित ही इसको ऐसे मरियल बैल इसीलिए चाहिए थे। नीलाम हो जाने के बाद ये दोनों मित्र डड़ियल के साथ चल दिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते गिरते भागे जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर एक जोर से डंडा लगा देता था। जो बैल कभी अपने मालिक झूरी के यहाँ, जिन्होंने डंडे की मार सहन नहीं की, जिस दिन झूरी के घर से निकले उस दिन से जैसे उनका दुर्भाग्य ही शुरू हो गया। जहाँ भी गए वहाँ डंडे ही डंडे उनके शरीर पर पड़ते थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, अब बच्चों रेवड़ क्या होता है, झुंड, समूह। तो गाय बैलों का उन्हें एक रेवड़ दिखाई दिया। रेवड़ होता है झुंड या समूह। गाय बैलों का एक उन्हें झुंड दिखाई दिया
या एक समूह दिखाई दिया। रेवड़ हरे हरे हार चरता नजर आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर यानी कुछ चबा रहा था, खा रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ में पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक का मतलब होता है शिकारी। बधिक का मतलब है शिकारी। तो ये दोनों सोच रहे हैं कि हमने कितने जानवरों की रक्षा की, उनको उनकी मुक्ति दिलाई, लेकिन ये जो जानवर रेवड़ में चल रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं जिनके मन में एक ख्याल आए कि वे भी हमें बचा लें। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ, हरे हरे घास खाते हुए सब जानवर अपनी मस्ती में थे, कि उन्होंने सोचा कि इनमें से कोई भी नहीं जो हमारी जान बचाने के बारे में सोचे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उसकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लोग अपने ही हार से आज किस प्रकार निर्दयी हो गए। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अभी अचानक क्या हुआ कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वहीं उसी रास्ते पर उन्हें ध्यान आया कि इसी रास्ते पर हमारा घर हुआ करता था। मतलब वो डडियल व्यक्ति जिस रास्ते से हीरा और मोती को ले जा रहा है, उसी रास्ते पर झूरी का घर भी था, जहाँ से वो झूरी के खेतों तक जाते थे। इसलिए हीरा और मोती को तुरंत ही ध्यान आ गया कि हमारा घर अब नज़दीक ही है। अर्थात उन्हें ज्ञात हो गया कि निश्चित ही अब हम अपने घर के नज़दीक हैं। और बच्चों, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये कहावत है। तो उसी प्रकार से दोनों बैलों में एक जान आ गई। यद्यपि दोनों मरियल हो गए थे, लेकिन फिर भी अपने घर की गलियां देखते ही उनमें एक जोश आ गया और उन्हें लगा कि ये डडियल तो एक मानव है, हम तो दो हैं, क्यों ना इसे पछाड़ दिया जाए और अपने घर वापस लौट लिया जाए। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। क्या सोच रहा है हीरा कि इसको मैं मार गिरा दूंगा और फिर मैं अपने घर भाग जाऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वहीं हमारे थान है, अर्थात जहाँ वो बांधे जाते थे, खाना उनको मिलता था, वो थान है। दोनों दौड़कर अपने अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। अब क्या हुआ बच्चों कि वो डडियल जो है वो ये कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, और झूरी जो है अपने बैलों को पाकर बहुत खुश था। हुआ ये था बच्चों कि जब गया के घर से बैल भाग गए थे, तो झूरी को भी एक खबर मिल गई थी कि बैल उसके घर से भाग गए। वहाँ झूरी की पत्नी भी इस बात से बड़ी निराश थी कि अच्छे मैंने अपने पियर में बैल भेजे, बेचारे यहाँ जो काम करते थे वो भी काम अब कोई करने वाला नहीं है। उसको भी अपनी इस बात पर बहुत पछतावा था। झूरी भी परेशान था और उसकी पत्नी भी परेशान थी, क्योंकि बैल आखिरकार उनके अपने थे। अब हुआ ये कि झूरी ने जब अपने बैलों को देखा तो बड़े प्रेम के साथ उन्हें गले लगा लिया, लेकिन वो डडियल जो था, जो उनका मूल्य चुका कर आया था, उसे अपना अधिकार दिखाना जारी था। अब वो अपना अधिकार दिखा रहा है। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली और झूरी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं।
झूरी बोल रहा है कि ये मेरे बैल हैं, लेकिन वो डड़ियल आदमी जो उनको नीलामी के बाज़ार से खरीद कर लाया है वो कहता है कि ये बैल मेरे हैं। अब दोनों में तनातनी शुरू हो जाती है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। क्योंकि उस समय झूरी को ये ज्ञात हो चुका था कि गया के घर से बैल भाग चुके हैं, तो उसे क्या लगा कि ये झूठ बोल रहा है और ये मेरे बैलों को ऐसे ही पकड़कर अपने घर ले जाना चाहता है, और ये चाहता है कि फ्री में ही इसको खेत में हल चलाने के बैल प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट करा दो। अब वो क्या कह रहा है कि यदि किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो थाने में रिपोर्ट करा दो, लेकिन बैल तो मेरे ही हैं और मैं किसी को नहीं दूंगा। झूरी अपनी बात पर अड़ गया। बेचारा डड़ियल जो था वो झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। डड़ियल व्यक्ति जो था वो चाहता था कि झल्ला कर परेशान हो गया, क्योंकि वो कीमत देकर उन बैलों को खरीद के लाया था। वो झल्ला कर ज़बरदस्ती उन्हें पकड़कर ले जाना चाहता था। उसी वक्त मोती ने सींग चलाए, डड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया तो डड़ियल भाग गया। मोती पीछे दौड़ा और गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डड़ियल का रास्ता देख रहा था। डड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव में सभी लोगों ने तमाशा देखा कि किस प्रकार हीरा और मोती की सूझबूझ ने आखिरकार उस डड़ियल को गांव से भगा दिया। जब डड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा और हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर ले लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चौकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र उस चारे को खाने में लग गए, जो बेचारे बहुत दिनों से भूखे थे। झूरी खड़ा खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के इस तमाशे को देख रहे थे। सारा गांव उत्साह में इस तरह से आनंद को उठा रहा था। उसी समय झूरी की पत्नी वहां आकर दोनों के माथों को चूम लेती है। तो बच्चों, ये कहानी आज समाप्त हुई। अब इस कहानी में आपने जो पढ़ा वो मुख्य रूप से मैं आपको बता देती हूँ कि झूरी के 2 बैलों की कथा जो हमने पढ़ी, ये बात स्पष्ट करती है कि झूरी ने बड़े प्रेम से उन बैलों को पाला था, बड़े प्रेम के साथ उनसे काम लेता था। कभी गलती से भी उसने कोई डंडा उन बैलों पर प्रहार के रूप में नहीं उठाया था। वहीं एक दिन अचानक जब गया उन बैलों को अपने घर इसलिए ले जाता है कि कुछ दिन वो खेतों में उनसे काम करवा ले, तो बैलों को ये गलतफहमी हो जाती है कि बैल को बेच दिया गया है, और गया के घर से वो भागकर वापस झूरी के घर आ जाते हैं। तभी गया फिर से बैलों को अपने साथ ले जाता है और इस प्रकार से गया के घर में उसे बड़ी निर्दयता के साथ मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। वहीं गया के घर में उसे एक छोटी सी लड़की से बहुत प्रेम प्राप्त होता है। वो छोटी लड़की भी बहुत ही दुखी है क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। इस प्रकार से वो अपने कष्टों में उन मोती और हीरा के कष्टों को समानता के साथ देखती है और रोज़ रात को चुपके से 2 घी लगी रोटियां लाकर उन दोनों को खिलाकर चली जाती है। एक रात्रि को जब उस बालिका को ज्ञात होता है कि उसके माता पिता उन बैलों के नाक में नकेल डालने वाले हैं,
तो वो बैलों से आकर कहती है कि वो वहाँ से भाग जाएं, नहीं तो उसके घर वाले उसे बहुत परेशान करेंगे और उसकी नाक में नकेल डाल दी जाएगी। हीरा और मोती को वो छोटी बालिका वहाँ से मुक्त कर देती है और फिर वो बैल कांजी हाउस में पकड़ लिए जाते हैं, जहाँ बहुत से जानवरों को वो बंद पाते हैं जिन्हें बहुत दिनों से हरा हरा चारा नहीं दिया गया था, और मरणासन अवस्था में ऐसे जानवरों को मुक्त कराने के उद्देश्य से हीरा और मोती कांजी हाउस की कच्ची दीवार को अपने सींगों से तोड़ देते हैं और उन जानवरों को वहाँ से मुक्त कर देते हैं, लेकिन खुद वहाँ से मुक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके गलों में बहुत मोटी रस्सियाँ बंध रही होती हैं। तभी वो दोनों बैल लगभग 7 दिन बाद नीलाम कर दिए जाते हैं। नीलामी के बाद एक डड़ियल के हाथ में आ जाने के उपरांत दोनों बैल अपने घर के रास्ते पर जब पहुंच जाते हैं तो उस डड़ियल को पछाड़कर वो अपने पुराने मालिक यानी झूरी के पास पहुंच जाते हैं। झूरी को देखते ही दोनों बैलों में एक नवीन ऊर्जा आ जाती है और झूरी और डड़ियल में तर्क होता है बैलों को लेकर, लेकिन आखिरकार झूरी जीत जाता है और बैल उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये संपूर्ण कहानी बच्चों आज़ादी के दौरान ही लिखी गई थी और ये कहानी पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि यदि विद्रोह की भावना हमारे मन में हो तो हम किसी भी प्रकार से आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी आज़ादी के रूप में ही लिखी है। 2 बैलों के माध्यम से उन्होंने हमारे देश की मजबूर जनता को आत्मविश्वास से भर दिया कि ज़िंदगी में चाहे जो भी कष्ट हो उनका डटकर सामना करना चाहिए और हर कष्ट को झेलते हुए आज़ादी के साथ जीवन यापन करना चाहिए। तो बच्चों आज के गृह कार्य के रूप में जो मुख्य क्वेश्चन पढ़ाए गए अध्याय में से दिए जा रहे हैं वो आपको लिखने हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि कांजी हाउस से हीरा और मोती ने किन किन जानवरों को मुक्त कराया और क्यों? कांजी हाउस से हीरा और मोती ने किन किन जानवरों को मुक्त करवाया और क्यों? वहीं दूसरा प्रश्न है कि हीरा और मोती डड़ियल के हाथों से किस प्रकार बच पाए? हीरा और मोती डड़ियल के हाथों से किस प्रकार बच पाए? बच्चों ये दोनों प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। पहले के लेक्चर में भी आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे वो भी आपने नियमित रूप से कर लिए होंगे। आज के गृह कार्य में आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं और जितने भी क्वेश्चन आपने अब तक किए हैं उन्हें याद भी करना है। साथ ही इस कहानी के पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको अगले लेक्चर में करवाए जाएंगे। धन्यवाद।